हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी जो यूपी टेट की तैयारी है वो चल रही होगी। सीडीपी की क्लासेस चल रही हैं और सीडीपी की जो लास्ट क्लास हुई थी इसमें हमने जाना था अधगम के जो भी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे सीखने के, और उन सीखने के जो सिद्धांत थे उसमें किन किन जानवरों पर प्रयोग किया गया था और वो जो सिद्धांत थे किन चीज़ों में हेल्प करते थे, उनके अन्य नाम क्या थे। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली थी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीखने के संज्ञानात्मक जो सिद्धांत दिए गए जो व्यवहारवादी थे, ठीक है, उनके बारे में हम जान चुके थे। संज्ञानवादी जो थे मनोवैज्ञानिक, उनके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीन पियाजे की, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास का जो जनक है वो जीन पियाजे को कहा जाता है, इसलिए हम जीन पियाजे से स्टार्ट करते हैं। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, प्रतिपादक इसके जीन पियाजे हो जाएंगे। ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। जीन पियाजे ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, ये पुस्तक का नाम था द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, ये बुक लिखी थी जीन पियाजे ने। प्रतिपादक कौन थे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के? तो जीन पियाजे थे, स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इनके अनुसार विचार, अनुभव, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने और चीज़ों को समझने की मानसिक जो प्रक्रिया होती है वो संज्ञान कहलाती है। यानी कि जो संज्ञानात्मक आप सुन रहे हैं उसमें संज्ञान क्या चीज़ है? तो विचारों के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, जो भी चीज़ों को हम समझते हैं, उसकी जो मानसिक प्रक्रिया होती है वो संज्ञान कहलाती है। ठीक है, क्लियर हो गया कि विचार, अनुभव, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने और चीज़ों को समझने की जो मानसिक प्रक्रिया होती है वो संज्ञान कहलाती है। संज्ञानात्मक कार्यविधि की दो विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? पहला संगठन और दूसरा अनुकूलन। तो पहले हम जानेंगे संगठन किसे कहते हैं, फिर हम जानेंगे अनुकूलन किसे कहते हैं। देखिए, संगठन क्या होता है? प्राप्त सूचनाओं को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया होती है वो संगठन कहलाती है। ठीक है, जो भी चीज़ें हमें प्राप्त हो रही हैं, जो भी सूचनाएं हमें मिल रही हैं, उसे हम क्या कर रहे हैं, एक क्रम से लगाते जा रहे हैं, तो वो जो प्रक्रिया होती है वो संगठन कहलाती है। आगे और हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इसे। फिर अनुकूलन। पियाजे के अनुसार बच्चों में स्वयं को वातावरण के अनुसार ढालने की प्रवृत्ति होती है। बच्चों की यह प्रक्रिया अनुकूलन कहलाती है। यानी कि पियाजे ने यह कहा कि जो बच्चे होते हैं आप उन्हें किसी भी वातावरण में छोड़ दें, वो उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। तो ये चीज़ अनुकूलन कहलाती है पियाजे के अनुसार। पियाजे ने अनुकूलन की इस प्रक्रिया को दो उपक्रियाओं में बांटा है। ठीक है, तो इस जो प्रक्रिया है अनुकूलन की, इसे दो भागों में बांट दिया। पहला आत्मसातकरण और दूसरा समायोजन। पहले हम जानेंगे आत्मसातकरण क्या है। तो आत्मसातकरण में बालक समस्या समाधान करने के लिए उसी रूप में अनुक्रिया करता है जिस रूप में उसने तथ्यों को सीखा होता है। आत्मसातकरण में बच्चा क्या कर रहा है कि समस्या समाधान के लिए करना है उसे, कोई भी समस्या उसके सामने आ गई, उसका समाधान उसी रूप में करेगा जैसे उसने चीज़ों को पहले सीख रखा है। यानी कि इस फार्मूले से अगर उसने सीखा कि मैथ का सवाल इस फार्मूले से सॉल्व उसने पहले किया था तो उसी फार्मूले को वो लगाएगा। ठीक है, चेंज नहीं करेगा और अपना दिमाग नहीं लगाएगा, उसी फार्मूले का वो यूज़ करेगा। तो ये आत्मसातकरण कहलाता है। अब दूसरा है आपका समायोजन। इसे स्मंजन भी कहते हैं। समायोजन में प्राणी अपने अनुसार क्रिया करता है। इसमें नवीन ज्ञान के आधार पर पुराने ज्ञान में संशोधन किया जाता है। यानी कि इससे पहले जो हमने पढ़ा आत्मसातकरण, और यहाँ हम पढ़ रहे हैं समायोजन। आत्मसातकरण में क्या था कि जो फार्मूला हमें पहले से पता था कि हमने इससे पहले सॉल्व किया था तो हम उसी का यूज़ करते हैं। लेकिन समायोजन में हम क्या करते हैं कि हमें पता चल गया कि नहीं, एक और फार्मूला है, उससे भी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है और ये थोड़ा आसान है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पुराना ज्ञान होगा कि पहले से हमें पता था, हम फार्मूला यूज़ करते थे जब भी ऐसे सवाल आते थे, लेकिन अब हमने क्या किया कि हमें जब पता चल गया कि ये भी चीज़ हो सकती है, ये चीज़ आसान है, तो हमने उसमें अपने ज्ञान में, पुराने ज्ञान में संशोधन किया और नया जो संशोधन करके ये डाला कि हमें इस चीज़ से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है क्योंकि ये चीज़ आसान है और कम टाइम ले रही है। ठीक है, तो ये होता है आपका समायोजन। इसमें प्राणी क्या करता है, अपने अनुसार क्रिया करता है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो नवीन ज्ञान है, नया जो ज्ञान हमें मिला है, उसके आधार पर हमारा जो पहले का ज्ञान था, जो हम पहले चीज़ें चलती चली आ रही थी, जैसे हम प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करते थे, उसमें हम संशोधन करते हैं। तो ये समायोजन कहलाता है। और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं इस चीज़ को। अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो थोड़े सरल शब्दों में लिखी हैं। अब इसमें हम जान लेते हैं कि संज्ञानात्मक विकास किसे कहेंगे। जब बच्चा सोचता है, समझता है, याद रखता है और समस्याओं का समाधान करता है तो इसे संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि संज्ञानात्मक विकास किसे कहेंगे हम, कि जब भी बच्चा किसी भी चीज़ को सोचेगा, समझेगा, याद रखेगा और समस्याओं का समाधान करेगा तो ये चीज़ जो है वो संज्ञानात्मक विकास कहलाएगा बच्चे का। अब इसके अनुसार क्या है कि पियाजे के अनुसार सीखने की दो प्रमुख प्रक्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी प्रमुख प्रक्रियाएं हैं जिसके माध्यम से बच्चा सीखता है चीज़ों को? पहला संगठन, जिसे ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, और दूसरा अनुकूलन। ठीक है, दो चीज़ें हैं, पहला संगठन और दूसरा अनुकूलन। इन दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। संगठन क्या था? जब बच्चा जो नई नई जानकारी सीखता है और अपने दिमाग में उसे व्यवस्थित करता है तो ये चीज़ संगठन कहलाती है। जैसे बच्चे ने कुत्ता, बिल्ली और गाय देखी, वह इन्हें जानवर की श्रेणी में रख लेता है, यही संगठन है। यानी कि बच्चे ने क्या किया, स्टार्टिंग में उसे कुत्ता देखा, बिल्ली दिखा, गाय देखा और उसे समझ में आ गया कि सारे जानवर हैं। ठीक है, तो उसे क्या करेगा, जानवरों की श्रेणी में डाल लेगा। उसने आसमान में देखा कि कौवा उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहा है, जो भी उड़ रहा है, उसने देख लिया ये सारे पक्षी हैं जो आसमान में उड़ते हैं, तो उसने उसे पक्षियों की श्रेणी में डाल दिया, जो भी कुछ ऊपर उड़ रहा है। ठीक है, तो ये संगठन कहलाता है। संगठन में हम क्या कर रहे हैं कि जो बच्चा है वो नई नई जानकारी सीखेगा और उसे अपने दिमाग में व्यवस्थित कर लेगा। अनुकूलन में क्या होता है कि बच्चा अपने वातावरण को
सॉरी अपने ज्ञान को वातावरण के अनुसार बदल लेता है, ठीक है, उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। तो ये अनुकूलन कहलाता है। इसमें आत्मसातकरण आ जाता है और समायोजन आ जाता है। आत्मसातकरण मैंने आपको बताया कि पहले से जो चीज़ उसे पता है उसी के आधार पर जो नई प्रॉब्लम आएगी उसे उसी आधार पर सॉल्व करेगा। लेकिन समायोजन में क्या करेगा, जो नया ज्ञान उसे मिलेगा उसके आधार पर पुराने ज्ञान में संशोधन कर लेगा, ठीक है। तो आत्मसातकरण क्या है कि नई चीज़ को पुराने ज्ञान के आधार पर समझना। कोई भी नई चीज़ उसे मिली है, ठीक है, देखने को मिली, तो उसे पुराने ज्ञान के आधार पर जो उसे पहले से चीज़ पता है उसके आधार पर उसे समझने की कोशिश करेगा। उदाहरण देखें, बच्चे ने पहली बार घोड़ा देखा, उसे लगा यह भी कुत्ते जैसा जानवर है। उसने नए अनुभव को पुराने ज्ञान में फिट कर दिया। यह आत्मसातकरण है। यानी कि घोड़े को उसने कुत्ता ही समझ लिया। उसने कहा ये तो कुत्ते जैसा लग रहा है, तो कुत्ता ही होगा, बड़ा कुत्ता होगा, ठीक है। तो ऐसे करके उसने उसे समझ लिया। तो यहाँ पर क्या था कि बच्चे ने पहली बार घोड़ा देखा, उसे लगा कि ये कुत्ते जैसा जानवर है। उसने नए अनुभव को पुराने ज्ञान में फिट कर लिया, क्योंकि उसे पहले से ये चीज़ पता थी कि कुत्ता ऐसा दिखता है, उसके 4 पैर होते हैं, ऐसा दिखता है, तो ये भी कुत्ता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि नया अनुभव जो है उसे पुराने ज्ञान में जोड़ लिया। समायोजन में क्या था, जब पुराना ज्ञान प्राप्त नहीं होता, पर्याप्त नहीं होता, तो बच्चा अपने ज्ञान में बदलाव करता है। उदाहरण क्या है कि बाद में बच्चे को ये चीज़ पता चल गई कि घोड़ा और कुत्ता अलग अलग जानवर हैं, तब वह क्या करेगा, अपनी सोच को बदलेगा। यही समायोजन कहलाता है। यानी कि पहले बच्चा क्या कर रहा था, उसे पहले से पता था कि ऐसे कुत्ते दिखते हैं, तो ये हो सकता है बड़ा कुत्ता हो, तो उसने वही मान लिया। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, उसे ये चीज़ पता चली कि नहीं यार, कुत्ता तो अलग जानवर है और घोड़ा अलग जानवर है, तो वो क्या करेगा, जो पुराना ज्ञान था उसमें बदलाव करेगा। तो ये चीज़ समायोजन कहलाती है कि घोड़ा और कुत्ता क्या है, अलग अलग जानवर हैं। दोनों चीज़ें क्लियर होगी, आत्मसातकरण क्या होता है और समायोजन क्या होता है। एक लाइन में अगर हम याद रखें तो कैसे करेंगे, संगठन क्या होता है, जानकारी को व्यवस्थित करना, ठीक है। हमने जानकारी को जब हम व्यवस्थित करते हैं तो वो संगठन कहलाता है। कि हमने क्या किया कि घोड़ा जो भी है, बिल्ली है, कुत्ता है, ये सब हमने क्या करा, जानवरों की श्रेणी में डाल दिया, उड़ने वाले सारे पक्षियों की श्रेणी में डाल दिया। ये सारा संगठन है। अनुकूलन क्या है कि वातावरण के अनुसार स्वयं को ढाल लेना क्या है, अनुकूलन कहलाता है। आत्मसातकरण क्या है कि नई जानकारी को पुराने ज्ञान में हम जोड़ देते हैं, तो वो आत्मसातकरण कहलाता है। कि हमने क्या करा, पहले हमें पता था कि ऐसे कुत्ते दिखते हैं, तो हमने मान लिया कि ये भी कुत्ते जैसा दिख रहा है, तो ये भी कुत्ता ही होगा। समायोजन क्या है कि जब हमें पता चल गया कि नहीं, कुत्ता अलग जानवर है, घोड़ा अलग जानवर है, तो हमने क्या किया, पुराने ज्ञान में थोड़ा सा संशोधन किया और उसके अनुसार चीज़ों को बदल लिया, तो वो समायोजन कहलाता है, ठीक है। कि नए अनुभव के अनुसार पुराने ज्ञान में बदलाव करना समायोजन कहलाता है। क्लियर कर लेना कि आत्मसात का मतलब होता है जोड़ना, किसी भी पुरानी चीज़ को हम नई चीज़ जोड़ देते हैं। समायोजन का मतलब होता है मॉडिफाई करना, बदलना चीज़ों को, ठीक है। दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। क्वेश्चन भी देखिए, नीचे लिखा कि बच्चा नई जानकारी को पुराने ज्ञान में जोड़ता है, इसे क्या कहेंगे, तो इसे आत्मसातकरण कहेंगे। दूसरा है कि बच्चा नए अनुभव के अनुसार अपने पुराने ज्ञान में परिवर्तन करता है, इसे क्या कहेंगे, तो इसे समायोजन कहेंगे। दोनों चीज़ें अच्छे से क्लियर कर लेना। और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा सीटेट में पूछा जाता है। सीटेट में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत अच्छे से इस चीज़ को देख लेना। सीटेट में आपको बहुत फ़ायदा करेगा ये। अब हम जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं देख लेते हैं। तो देखिए, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी, पहली संवेदी ज्ञामक अवस्था, इसे हम लोग इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो 0 से 2 वर्ष तक है। यानी कि बच्चा जब पैदा होगा और जब तक वो 2 वर्ष का होता है तब तक ये अवस्था चलती है, ठीक है। इसे इंद्रिय जनित अवस्था या संवेदी ज्ञामक अवस्था कहते हैं। दूसरी जो अवस्था है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका टाइम पीरियड है 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक। यानी कि जब बच्चा 2 वर्ष से 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष का होगा, तो वो किस अवस्था में होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होगा। फिर आता है उसका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये जो कि तीसरी अवस्था है। इसमें बच्चा कौन कौन सा आएगा, तो 7 वर्ष वाला, 8 वर्ष वाला, 9 वर्ष वाला, 10 वाला और 11 वाला, ठीक है। तो इस एज के जो बच्चे होते हैं वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कहलाते हैं। फिर लास्ट जो अवस्था है आपकी वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि 11 वर्ष से जो भी बच्चे बड़े होते हैं वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं। तो 4 अवस्थाएं बताई हैं, चारों के नाम याद कर लेना। पहली संवेदी गामक और इंद्रिय जनित अवस्था, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक, फिर मूर्त, फिर अमूर्त, ठीक है। औपचारिक को हम लोग अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। टाइम पीरियड सबका याद रखना। सबसे पहले हम बात करेंगे इंद्रिय जनित गामक अवस्था की, ठीक है, या संवेदी गामक अवस्था की। इसमें क्या होता है, इसका जो टाइम पीरियड है वो 0 से 2 वर्ष तक है। इसमें बालक सबसे अधिक ज्ञान जो है वो इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करता है। यानी कि सबसे ज़्यादा किससे सीखेगा, इंद्रियों के माध्यम से बच्चा इसमें सीखता है। जब बच्चा छोटा होता है, 0 से 2 वर्ष तक का होता है, तो बच्चा सबसे ज़्यादा इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। अपने त्वचा के माध्यम से सीखेगा चीज़ों को, आंखों से सीखेगा, ठीक है, कान से, ये सारी चीज़ें जो है वो सबसे ज़्यादा इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, इसलिए इसे इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं हम लोग। दूसरा क्या है कि ज्ञान प्राप्त करने में सहायक तत्व अनुकरण को माना गया है। यानी कि इस एज में सबसे ज़्यादा बच्चा जो है वो अनुकरण के माध्यम से सीखता है, दूसरे का अनुकरण करता है। अपने मम्मी पापा का अनुकरण करेगा, अपनी फैमिली में जो लोग होंगे उनका अनुकरण करेगा, उसके माध्यम से ज़्यादातर चीज़ों को सीखता है। तीसरा कि इस उम्र में बालकों में दूसरों के विचार और आवश्यकताओं को समझने की क्षमता नहीं होती। जीन पियाजे ने इसे आत्म केंद्रिता कहा है। ये चीज़ याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है कि आत्म केंद्रिता क्या कहलाता है जीन पियाजे के अनुसार। तो इस उम्र में जब छोटे होते हैं बच्चे, 0 से 2 वर्ष तक के होते हैं बच्चे, तो जो दूसरों के विचारों को वो नहीं समझ पाते हैं, दूसरों की आवश्यकताओं को वो नहीं समझ पाते हैं, इतनी क्षमता उनके अंदर नहीं होती। इसलिए इस अवस्था को आत्म केंद्रिता कहा था जीन पियाजे ने। और फोर्थ पॉइंट है कि बालक वस्तुओं को पहचानने की कोशिश करता है इस एज में। यानी कि पहचान नहीं पाता लेकिन पहचानने की कोशिश करता है। तो ये 4 जो चीज़ें हैं वो इंद्रिय जनित अवस्था या
संवेदीगामक अवस्था में देखने को मिलेगी, जिसका टाइम पीरियड जो है वो 0 से 2 तक है। दूसरी जो हमारी अवस्था है वो कहलाती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका टाइम पीरियड 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक रहता है। इस अवस्था में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। इसी अवस्था में बालक क्यों और कैसे का प्रश्न करता है, अतः जीन पियाजे ने इसे खोज की अवस्था कहा है। यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अगर हम बात करें तो इसमें बच्चे का भाषा विकास स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो स्कूल जाना स्टार्ट कर देगा, इसी में वो स्कूल जाना स्टार्ट कर देगा, थोड़ा सा भाषा विकास भी अच्छा हो जाएगा उसका। तो वो क्या करेगा, बच्चा क्यों का प्रश्न पूछेगा बार बार आपसे कि ये क्यों होता है, पानी यहाँ से क्यों निकलता है, कैसे निकलता है, ये सारी चीज़ें। तो बहुत सारे वो सवाल आपसे करेगा क्यों और कैसे वाले। तो वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है का ही टाइम पीरियड होता है जिसमें बच्चे ये सारे प्रश्न करते हैं, इसलिए जीन पियाजे ने इसे खोज की अवस्था भी कहा है। क्लियर हो गया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें कि इस अवस्था में बालक परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उसमें अंतर करने लगता है। यानी कि इस एज में 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की जो एज होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, इसमें जो बच्चा होगा परिवेश में जो भी वस्तुओं से मिलेंगी उसे पहचानने लग जाएगा कि ये पेड़ है, ये आम का पेड़ है, ये इसका पेड़ है, ठीक है, ये फूल है, ऐसे करके, और उनमें अंतर करना भी स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि बालक इस अवस्था में तर्क नहीं कर पाता, अतः इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। यानी कि इस एज में बच्चा छोटा होता है, वो तर्क वितर्क नहीं कर पाता है चीज़ों को लेकर, इसलिए इसे हम लोग अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। ये चीज़ याद रखना। लास्ट पॉइंट है कि इस अवस्था को पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो इसका एक और नाम है, वो भी याद रखना कि इस अवस्था को पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था भी कहते हैं। 4 पॉइंट हो गए इसके भी। नेक्स्ट हमारी जो अवस्था है वो है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका जो टाइम पीरियड है वो 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक का रहता है। इसमें बालक तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं का चिंतन करने लगता है, लेकिन ये चिंतन केवल मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। यानी कि इसमें जो बच्चा है वो तर्क वितर्क तो करने लग जाएगा, ठीक है, घटनाओं को लेकर, वस्तुओं को लेकर, उसके बारे में चिंतन भी करने लग जाएगा, लेकिन जो चिंतन होता है वो उन्हीं वस्तुओं के बारे में वो कर पाता है जो उसके सामने उपस्थित है। यानी कि मूर्त रूप से उसके सामने जो चीज़ें प्रेजेंट होगी उसी के बारे में वो चिंतन कर पाएगा, ठीक है। कल्पना इतनी अच्छे से वो नहीं कर पाता, सिर्फ चिंतन उन्हीं के बारे में कर पाएगा जो उसके सामने चीज़ें उपस्थित हैं। दूसरा क्या है कि इस अवस्था में सामाजिक खेल का विकास भी होता है, क्योंकि बच्चे अपने दोस्त बना लेते हैं, गुट की आयु, समूह की आयु, दल की आयु, ये सारी इसमें देखने को मिलती है ना। तो बच्चे ग्रुप में खेलना शुरू कर देते हैं, तो सामाजिक खेल का भी विकास उनके अंदर होने लगता है। तीसरा कि इसी अवस्था में बालक के अंदर चिंतन, तर्क व एकाग्रचित जैसे गुणों का विकास भी होता है। यानी कि तर्क वितर्क करना और चिंतन करना भी इसी अवस्था में आ जाता है बच्चों के अंदर, वो करना शुरू कर देते हैं। हमारी जो लास्ट अवस्था है वो है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। इसे हम लोग अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो है कि 11 वर्ष से बड़े जितने भी बच्चे होते हैं वो सारे किस अवस्था में आएंगे, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इसमें क्या कि बालक के अंदर तार्किक चिंतन और परिपक्वता का गुण आ जाता है। यानी कि यहाँ पे जो बच्चा होगा इस एज का वो तार्किक चिंतन भी करने लगेगा, उसके अंदर मैच्योरिटी भी आ जाती है। फिर है कि इस अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन भी करता है, इसलिए इसे अमूर्त चिंतन की संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। अमूर्त चिंतन क्या होता है, तो अमूर्त चिंतन वो चिंतन होता है जो वस्तु आपके सामने उपस्थित नहीं है उसके बारे में अगर आप चिंतन कर लेते हैं तो वो अमूर्त चिंतन कहलाता है। तो इसलिए कहा गया कि इस अवस्था में जो बालक होता है वो अमूर्त चिंतन भी करता है, इसलिए इसे अमूर्त चिंतन की संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस अवस्था में समस्या समाधान की योग्यता भी विकसित हो जाती है बच्चे में। अब वो समस्या का समाधान करना खुद सीख जाते हैं। फिर है कि इसमें बालक के अंदर परिकल्पनात्मक चिंतन भी पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि परिकल्पनात्मक जो चिंतन होता है वो किस एज में पाया जाता है, या जीन पियाजे की किस अवस्था में पाया जाता है। तो जो आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें ये देखने को मिलता है। तो चारों पॉइंट अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान देना इन चीज़ों पे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और सीटेट में तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंद्रियगामक या संवेदीगामक जो अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष की, इसमें पूछ लिया जाता है कि संवेदनाएं सबसे ज़्यादा, जैसे आपको ये जो वर्ड जो आपको नीचे लिखे दिख रहे हैं ये आपको देखने को मिले तो समझ जाना कि इसी अवस्था से रिलेटेड होगा। अगर संवेदनाएं देखने को मिल रहा है तो इंद्रियगामक या संवेदीगामक से संबंधित होगा। अगर पूछा जाए कि प्रतिवर्ती क्रियाएं बच्चा सबसे ज़्यादा किस में करेगा, तो जो इंद्रियगामक अवस्था होती है संवेदीगामक, इसमें देखने को मिलेगा। अनुकरण, वस्तु स्थायित्व, खिलौना तोड़ना, ये सारी चीज़ें, तो इतनी जो चीज़ें हैं वो किस में देखने को मिलेंगी, इंद्रियगामक अवस्था या संवेदीगामक अवस्था में देखने को मिल जाएगी, जिसका टाइम पीरियड 0 से 2 वर्ष है। अगर आपको प्रश्न में जीव बात देखने को मिले, आत्म केंद्रिता देखने को मिले, विभेदीकरण देखने को मिले, भाषा विकास, अनुक्रमणिकता, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति देखने को मिले, तो ये सारी पूर्व संक्रियात्मक देखने को मिलेगी आपको। फिर आपका मूर्त संक्रियात्मक, यानी कि 7 से 11 वर्ष तक का टाइम। इसमें बच्चा तार्किक चिंतन, मूर्त चिंतन, उत्क्रमणिकता, संरक्षण, वर्गीकरण, गणितीय संक्रियाओं का ज्ञान, आरोही अवरोही, क्रम, भार, आकार, ये सारी चीज़ें देखने को मिले तो वो मूर्त संक्रियात्मक में आ जाएगा। और अगर अमूर्त चिंतन, कल्पना, समस्या समाधान, परिकल्पित चिंतन देखने को मिल जाए तो समझ जाना कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात हो रही है, ठीक है। यानी कि 11 वर्ष से अधिक के जो बच्चे होंगे वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं, तो उन्हीं में आपको देखने को मिलेगा अमूर्त चिंतन वो कर लेंगे, वो कल्पना कर लेंगे, वो समस्या समाधान की योग्यता होगी उनके अंदर, परिकल्पित चिंतन कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अमूर्त संक्रियात्मक में आ जाएगी। अब जो हमारा दूसरा सिद्धांत है वो है वाइगॉस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत।
ठीक है, ये भी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। इसमें 2-3 सिद्धांत आते हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत, जिसमें जो दूसरा सिद्धांत है वो है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसके प्रतिपादक वाइगोत्स्की हो जाएंगे। पूरा नाम इनका लेव वाइगोत्स्की है। वाइगोत्स्की का यह सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारणों व भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए यह सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहलाता है। यानी कि लेव वाइगोत्स्की का कहना यह था, किसी भी बच्चे का अगर संज्ञानात्मक विकास करना है तो सबसे ज़्यादा उसकी मदद कौन करता है, तो सामाजिक कारण सबसे ज़्यादा मदद करते हैं, और उसका जो भाषा विकास है वो सबसे ज़्यादा मदद करता है उसके संज्ञानात्मक विकास में। यानी कि किसी भी बच्चे का आपको संज्ञानात्मक विकास करना है तो उसका भाषा विकास बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो उसका संज्ञानात्मक विकास भी अच्छा माना जाएगा, और सामाजिक कारणों को भी बहुत इंपॉर्टेंट माना है इसने किसी भी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत। तो ये चीज़ याद रखना कि वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत कहलाता है। ये संज्ञानात्मक विकास का ही सिद्धांत है। इनके अनुसार किसी बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारणों व भाषा का महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसलिए इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। इसका एक और नाम है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है समीपस्थ विकास के क्षेत्र का सिद्धांत। क्या कहते हैं, तो समीपस्थ विकास के क्षेत्र का सिद्धांत, इसे हम लोग शॉर्ट में ZPD कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, ZPD फुल फॉर्म याद रखना है इसकी। वाइगोत्स्की के अनुसार यदि बच्चों को थोड़ा सा निर्देशन और मिल जाए तो वे अपने वास्तविक स्तर से थोड़ा आगे जाकर समस्या को हल कर सकते हैं। इस स्तर को संभावित विकास का स्तर कहते हैं। यानी कि लेव वाइगोत्स्की का कहना यह था कि बच्चे अपने आप से इतना आगे नहीं जा सकते, लेकिन अगर आप उनकी थोड़ी सी हेल्प कर दें, थोड़ा सा निर्देशन दे दें, ठीक है, थोड़ी हेल्प कर दें, तो वो अपने जो वास्तविक स्तर जो जहाँ तक वो पहुँच सकते थे अपने आप से, उससे थोड़ा और आगे जाकर उस चीज़ को पा सकते हैं। तो इसी स्तर को उन्होंने संभावित विकास का स्तर कहा है। वास्तविक विकास और संभावित विकास के अंतर को समीपस्थ या निकटतम विकास क्षेत्र कहते हैं, यानी कि ZPD कहते हैं। ये चीज़ याद रखना कि वास्तविक विकास जिसका मतलब कि अगर बच्चों को आप हेल्प नहीं दे रहे तो अपने बिना हेल्प के वो जहाँ तक पहुँच सकते हैं वो वास्तविक विकास है उनका। लेकिन जहाँ आपने उन्हें हेल्प दे दी और हेल्प लेकर वो बहुत आगे चले गए तो वो कहलाता है आपका संभावित विकास, और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग समीपस्थ या निकटतम विकास क्षेत्र कहते हैं, यानी कि ZPD कहते हैं। जैसे नीचे जो फिगर दिया गया है इससे आप समझ सकते हैं, डायग्राम देखिए, इसमें देखिए ZPD दिखाया गया है। अंदर का जो क्षेत्र है जो गोले में देखा है आपको कि बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाने वाला कर्म क्षेत्र, यानी कि बच्चा अपनी हेल्प से जितना कर सकता है तो वो गोला दिखा रहा है अपना। ठीक है, नीचे अंदर वाला जो गोला है वो आपको दिखा रहा है कि बच्चा अपनी हेल्प से कितना जा सकता है, इतना जा सकता है। फिर बीच का जो पोर्शन दिख रहा है जिसमें ZPD लिखा है, वहाँ पर क्या है कि कोई व्यक्ति उसे हेल्प दे रहा है। जैसे क्या है कि अंदर वाले क्षेत्र में क्या है कि बच्चा खुद साइकिल सीखना चाह रहा है, ठीक है, खुद साइकिल सीखता है तो वो बहुत टाइम लगता है उसे, और वो इतना ही जा पाता है। लेकिन अगर उसको कोई हेल्प कर देता है तो ZPD में उसकी कोई हेल्प कर रहा है, ठीक है, तो हेल्प कर रहा है, उसके बाद संभावित रूप से वो आगे तक पहुंच सकता है। तो भाई ZPD दिखाता है कि बच्चा अपनी हेल्प से थोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर उसकी कोई हेल्प कर दे तो उस विकास के स्तर को वो बहुत जल्दी पा सकता है। हो सकता है साइकिल सीखने में उसे अपनी तरफ से अगर वो सीखे बिना किसी की हेल्प से तो उसे 50 दिन लग जाए, लेकिन अगर उसकी मदद कर देगा तो हो सकता है वो 25 दिन में ही सीख जाए। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो ZPD कहलाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। तो याद रखना कि लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत कहलाता है, और ये संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इन्होंने कहा कि अगर किसी बच्चे को थोड़ी सी आप हेल्प दे देंगे, निर्देशन दे देंगे, तो वो वास्तविक स्तर से थोड़ा आगे जाकर समस्या को हल कर सकता है, और इसी स्तर को संभावित विकास का स्तर कहते हैं। ठीक है, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम लोग समीपस्थ या निकटतम विकास क्षेत्र कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि समीपस्थ विकास क्षेत्र का तात्पर्य ऐसे कठिन कार्यों से है जिन्हें बालक अकेले तो नहीं कर सकता पर किसी बड़े की सहायता से आसानी से कर सकता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा अब आपको कि समीपस्थ विकास क्षेत्र से मतलब क्या होता है। तो समीपस्थ विकास क्षेत्र से मतलब ऐसे कठिन कार्यों से होता है जिन्हें बच्चे जो होते हैं वो अकेले नहीं कर सकते, लेकिन किसी बड़े की सहायता से वो आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि साइकिल चलाना बच्चे खुद नहीं सीख पाते हैं जब तक उनकी कोई हेल्प ना करे बड़ा, और जैसे कोई बड़ा हेल्प करता है तो उस चीज़ को जल्दी से वो सीख लेते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के जैविक पहलू की उपेक्षा की गई। बालक का विकास सामाजिक अंतरक्रियाओं का परिणाम होता है, अर्थात बालक समाज के साथ अंतःक्रिया द्वारा अपनी भाषा व विचारों का विकास करता है। ठीक है, तो वाइगोत्स्की का जो ये विकास का सिद्धांत था इसमें एक ही चीज़ थी कि इन्होंने जैविक जो पहलू होता है उसकी उपेक्षा कर दी। ठीक है, तो जैविक जो पहलू था उस पर इतना ध्यान नहीं दिया इन्होंने, तो उसकी उपेक्षा कर दी। ये इनका एक लिमिटेशन हो जाएगा इनके इस सिद्धांत का। और कहा है कि बालक का जो विकास होता है वो सामाजिक अंतरक्रियाओं का ही परिणाम होता है, ये लेव वाइगोत्स्की ने कहा। ठीक है, अर्थात बालक समाज के साथ अंतःक्रिया द्वारा अपनी जो भाषा होती है, अपने जो विचार होते हैं उनका वो विकास करता है। ठीक है, तो ये था आपका लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। अब हम जान लेते हैं प्रबलन का सिद्धांत, जो किसने दिया, CL हल ने दिया। ये भी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, प्रबलन का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक थे CL हल। अन्य नाम है इसका सबलीकरण का सिद्धांत, यानी कि प्रबलन का सिद्धांत को हम लोग सबलीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं।
सीएल हल का यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के पूर्व नियमों पर आधारित था। तो आपको पता कि दो टाइप के नियम दिए थे थॉर्नडाइक ने, प्रमुख नियम और गौण नियम। तो जो पूर्व नियम थे यानी कि जो प्रमुख नियम थे उनके ऊपर ये आधारित था। हल के अनुसार प्राणी की आवश्यकताएं उसे क्रिया व्यवहार करने को प्रेरित करती हैं एवं जो कार्य प्राणी की आवश्यकताओं का काम करता है प्राणी उसे सीख लेता है, यही अधिगम का आधार है। तो सीएलएल ने यह कहा कि कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के अनुसार चीज़ों को सीखता है, ऐसी किसी चीज़ को नहीं सीखता। अगर उसकी आवश्यकता पड़ती है तभी वो उस चीज़ को सीखने की कोशिश करता है। तो ये सीएल हल का कहना था कि इन्होंने कहा कि इनके अनुसार जो प्राणी की आवश्यकताएं हैं उसे क्रिया व्यवहार करने को प्रेरित करती है, यानी कि उसकी जो आवश्यकताएं हों, उसकी जो इच्छाएं हैं, उसके लिए वो काम करता है, उसी के लिए वो प्रेरित होता है, तभी वो चीज़ों को करता है। एवं जो कार्य प्राणी की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं उसे वो सीख लेता है। ठीक है, जिन चीज़ों से उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो उस काम को व्यक्ति बहुत जल्दी से सीख लेता है। तो यही अधिगम का आधार होता है। यानी कि आज के टाइम पर हम जो पढ़ रहे हैं वो हम तभी पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें आवश्यकता है, हमें एग्जाम निकालना है, इसलिए हम उस चीज़ को पढ़ रहे हैं। तो ये सबलीकरण का ही सिद्धांत है सीएलएल के अनुसार, यही उन्होंने कहा है कि हमारी आवश्यकताएं होती हैं तभी हम उस चीज़ को जल्दी सीख लेते हैं। तो यही अधिगम का आधार होता है। अब इसमें जो लास्ट सिद्धांत है वो है ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो जेरोम ब्रूनर जो थे इन्होंने भी सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक विकास का। अब हम उसकी बात कर लेते हैं। जेरोम ब्रूनर का मानना था कि शिक्षा का लक्ष्य बौद्धिक विकास होना चाहिए, ना कि तथ्यों को रटना। इन्होंने बालक के मानसिक विकास को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया। ठीक है, तो जेरोम ब्रूनर जो थे इन्होंने कहा कि शिक्षा का एक लक्ष्य होता है बौद्धिक विकास करना, बच्चे की बुद्धि का विकास करना, ना कि चीज़ों को रटवाना। तो इन्होंने बच्चा जो था उसके मानसिक विकास को 3 भागों में बांट दिया था। कौन कौन सी 3 अवस्थाएं हैं? पहला सक्रियता अवस्था, दूसरा प्रतिबिंबात्मक अवस्था और तीसरा सांकेतिक अवस्था। 3 अवस्थाएं थी, तीनों को जान लेते हैं। इस टेट में काफ़ी पूछा जाता है कि कौन कौन सी 3 अवस्थाएं थी, किसने ये अवस्थाएं दी। तो जेरोम ब्रूनर ने दी थी। पहली जो अवस्था थी सक्रियता अवस्था, इसमें क्या होता है, इस अवस्था यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था यानी कि 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था आती है सक्रियता अवस्था। इस अवस्था में बच्चे अपनी अपनी अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं द्वारा बताते हैं। यानी कि बच्चे बोल तो नहीं पाते इस एज में, तो वो क्या करेंगे, शब्दहीन क्रियाओं द्वारा बताएंगे। तो रोएंगे, चिल्लाएंगे, ऐसे करके, जैसे भूख लगने पर रोने और चिल्लाने लगते हैं, हाथ पैर हिलाने लगते हैं, ये सारी चीज़ें। तो इन चीज़ों के माध्यम से अपनी बातों को बताते हैं। इस अवस्था में बच्चे वातावरण से संबंध स्थापित करने लगते हैं, यानी कि जो वातावरण होता है उनका, उससे वो संबंध स्थापित करने लगते हैं। और इसमें जो अपनी अनुभूतियाँ होती हैं वो शब्दहीन क्रियाओं द्वारा बताने लगते हैं, जैसे रोजने चिल्लाने पर खाने के बारे में बता सकते हैं या पानी को बता सकते हैं, प्यास लगी, ये सारी चीज़ें। दूसरी जो अवस्था है वो है आपकी प्रतिबिंबात्मक अवस्था, आइकॉनिक स्टेज। इसमें क्या था कि यह अवस्था 2-3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बच्चे अपनी अनुभूतियों को अपने मस्तिष्क की उन दृश्य प्रतिभा बनाकर व्यक्त करते हैं। इसके अनुसार बालक कोई चित्र देखता है या दृश्य देखता है तो उसे याद कर लेता है, यानी कि इसमें प्रतिबिंब के माध्यम से बच्चा चीज़ों को समझ जाता है, सीखता है। ठीक है, तो ये इनका कहना था जेरोम ब्रूनर का। इन्होंने जो दूसरी स्टेज दी वो थी प्रतिबिंबात्मक स्टेज, यानी कि ये जो टाइम पीरियड है वो 2-3 वर्ष से शुरू होगा, 7 वर्ष तक के बीच का ये टाइम पीरियड रहता है। इसमें जो बच्चे होते हैं अपनी अनुभूतियों को कैसे बताते हैं, तो अपनी अनुभूतियों को मस्तिष्क में दृश्य प्रतिभा बनाकर व्यक्त करते हैं। ठीक है, अपने दिमाग में सोच लेते हैं कि वो क्या चाहते हैं, ठीक है, उसके माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं। इनके अनुसार बालक कोई चित्र देखता है या दृश्य देखता है तो उसे याद कर लेगा। ठीक है, जैसे उसे बैट पसंद आ गया तो उसने बैट का चित्र इसके दिमाग में छप जाता है, उस चीज़ को याद कर लेता है। और जो तीसरी स्टेज है वो है आपकी सांकेतिक अवस्था। यह अवस्था 7 वर्ष से आगे की अवस्था, यानी कि 7 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे होंगे वो इसे एज में आएंगे, इस अवस्था में आएंगे। इसमें बच्चे अपनी अनुभूतियों को भाषा के द्वारा व्यक्त करते हैं, यानी कि भाषा विकास बहुत अच्छा हो जाता है इस एज तक आते आते बच्चों का, तो अपनी बातों को भाषा के माध्यम से बताते हैं। वे प्रतीकों के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं, संकेतों के साथ जटिल अनुभवों और संक्षिप्त कथनों के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो सांकेतिक अवस्था में क्या, संकेतों के माध्यम से अपनी बातों को रखने लग जाएगा, भाषा के माध्यम से अपनी बातों को रखने लग जाएगा। तो ये कहा है जेरोम ब्रूनर ने कि संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है बच्चे का, तो उन्होंने 3 स्टेजें बताई। पहली जो स्टेज वो थी सक्रियता अवस्था। इसमें क्या था कि बच्चा अपनी अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं द्वारा बताते हैं, जैसे रो के चिल्ला के अपनी बातों को बताने की कोशिश करेंगे। दूसरी आइकॉनिक स्टेज है, इसमें बच्चा 2-3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक के बीच की स्टेज होती है। इसमें अपनी अनुभूतियों को अपने मस्तिष्क में, दिमाग में उनके चित्र बन जाता है, उसके माध्यम से अपनी बातों को रखने की कोशिश करते हैं। ये कोई चीज़ देखते हैं, उसे याद करते हैं, फिर उसके बारे में बोलते हैं, ठीक है, या किसी चीज़ के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे होता है। और जो लास्ट स्टेज वो है सांकेतिक अवस्था। इसमें क्या है, अपनी बातों को भाषा के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से वो बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये 3 स्टेज हो जाएंगे। ब्रूनर के इस सिद्धांत की उपयोगिता क्या है वो हम जान लेते हैं। तो देखिए बहुत सारी उपयोगिताएं हैं इसकी, कि बच्चे के मानसिक अवस्थाओं को ध्यान में रखकर शिक्षण विधि को प्रयोग कर सकते हैं, कि किस एज में बच्चा क्या कर सकते हैं, तो उस चीज़ के हिसाब से हम क्या करें, शिक्षण विधि का यूज़ करें। छात्रों की स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति का विकास करने में हेल्प ली जा सकती है इस सिद्धांत में। छात्रों को स्वयं से क्रिया करके किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के अवसर देने में इसका हम हेल्प करते हैं, मतलब मदद लेते हैं। और फिर है कि छात्रों में सृजनात्मकता विकसित करने में, ठीक है, ब्रूनर का जो सिद्धांत है वो हेल्प करता है। तो ये 4 पॉइंट्स अच्छे से याद रखना। इसी के साथ संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो कंप्लीट होता है आपका। तो अधिगम के हमने दोनों सिद्धांत देख लिए थे, व्यवहारवादी जो सिद्धांत थे और जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत थे वो भी हमने देख लिए हैं कि कैसे बच्चा चीज़ों को सीखता है।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अधगम के बकरों के बारे में कि बकर क्या होता है, अधगम के बकर क्या होते हैं, अधगम के पठार क्या होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा टॉपिक बचा अधगम वाला, वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे जल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।